सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक एथिक्स पेपर का क्वेश्चन देखने वाले हैं और अच्छे से आपके सामने मैं लिख कर बताऊँगा कि इसको 7-8 मिनट में कैसे लिखा जा सकता है। क्योंकि 150 वर्ड का क्वेश्चन है, तो इसके हिसाब से हमारे पास केवल 7 मिनट होते हैं, यदि हम आइडियल सिचुएशन देखें तो। बाकी थोड़ा ऊपर-नीचे इसमें हो सकता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कि यार वीडियो को पॉज़ करो। यदि आपने एथिक्स पढ़ रखा है, मेरे सारे लेसन आपने यूट्यूब पे देख रखे हैं, मेरे नोट्स पढ़ पढ़ रखे हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व होना चाहिए। क्योंकि नोट्स में अच्छे से तरीके से मैंने बताया है, वीडियो में भी अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाया है। तो वीडियो को पॉज़ करो, अपनी रफ कॉपी और पेन उठाओ, या तो मेरी तरह से लिखने की कोशिश करो, या एक बार कम से कम रफली आइडिया आप जुटा लो थोड़ा-सा और वैसे लिखने का प्रयास करो। ठीक है? और यदि आपने इतना छोटा-छोटा मतलब काम भी कर लिया, मतलब एक छोटी स्टेप भी आपने उठा ली, तो देखना आपकी आंसर राइटिंग किस स्तर पर चली जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। इसके अलावा वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आज का हमारा आंसर कैसा लगा आपको, ठीक है? चलिए सबसे पहले एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको कि अभिव्यक्ति एक महत्वपूर्ण घटक है, तो एटीट्यूड क्या है? मतलब एटीट्यूड से ही क्वेश्चन आया है, ठीक है? ये हमारे सिलेबस में बिल्कुल दिया हुआ है, जो मानव विकास में निवेश इनपुट का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव रोल पूछा गया है कि जैसे एटीट्यूड आप जानते हो कि कोई भी व्यक्ति उसकी राय होता है मतलब या उसकी अभिव्यक्ति जैसे जहाँ पे उसका व्यवहार होता है, तो वो हो सकता है पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन की डिमांड है कि मानव के विकास में निवेश इनपुट का काम करता है, तो थोड़ा हमें पॉजिटिव चीज़ें दिखानी है इसकी, ठीक है? और सेकंड जो पार्ट इम्पोर्टेंट है कि ऐसी उपयुक्त अभिव्यक्ति का विकास कैसे करें जो एक लोक सेवक के लिए आवश्यक है, ठीक है? यहाँ पे लोक सेवा से संबंधित क्वेश्चन थोड़े मतलब ज़्यादा पूछा गया है कि उनका एटीट्यूड कैसे उनका अच्छा एटीट्यूड कैसे विकास करें कि मतलब लोक सेवा के लिए आवश्यक है या लोक सेवा के लिए वो चीज़ें आवश्यक है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको लिखने की शुरुआत करते हैं। मैं टाइमर स्टार्ट करता हूँ, आज बीच में बोलूँगा नहीं। 7-8 मिनट लिखूँगा, उसके बाद मैं समझा दूँगा कि आपको किस प्रकार लिखा जाना चाहिए था, मेरा क्वेश्चन कैसे लिखा गया है, ये तो आप जज करना। कमेंट करके आप बताना कि जो मैंने आंसर लिखा वो क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग है कि नहीं, अच्छे मार्क्स इसमें मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, ठीक है। आप जानते हो 126 मार्क्स मुझे हिंदी माध्यम में एथिक्स में मिले हैं, तो आप मान के चल सकते हो कि हमेशा मतलब ठीक-ठाक रहा है, इसमें स्कोर मेरा एथिक्स में अच्छा ही रहा है। ठीक है, चारों मेंस में अच्छा ही कह सकते हैं, तो शुरू करते हैं इसको।
आज 1 मिनट ज़्यादा लगा है, ठीक है, और 7 मिनट में हो जाना चाहिए था, लेकिन आज कंटेंट मेरे पास ज़्यादा था चीज़ों को लिखने का। और एक चीज़ आपको बता देता हूँ, 8 मिनट यहाँ पे लगा, ठीक है अभी 8 मिनट ठीक है, इसको और सुधारेंगे, ठीक है, 7 मिनट में होना चाहिए, ओके। और अभी मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ, ठीक है। पहले ये देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे लिखा गया, आंसर कितना अच्छा है कि नहीं, इस पर हम बात करेंगे। बाकी आप बताना यार इसमें कि कैसा लिखा गया है। और आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे मैं अपना टाइम देख रहा था, ठीक है, पहले वाले पार्ट में मुझे ज़्यादा टाइम लगा, और सेकंड पार्ट में मैंने ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लगाया कि मेरे पास, मुझे पता है कि अब टाइम होने को, इसलिए मुझे, मेरे पास यही फॉर्मेट है। और एक्चुअल में मैं अभी जैसे जीएस के क्वेश्चनों का अभ्यास कर रहा हूँ, तो एक चीज़ मुझे समझ में आ गई कि यार इसको पैराग्राफ शैली में नहीं लिखना है अब। मैं इसको लिखूंगा केवल है ना इसी फॉर्मेट पे लिखूंगा जो आपके सामने अभी लिख रहा हूँ, यही बढ़िया रहेगा, और कोई उपाय है नहीं एक्चुअल में। क्योंकि 7-8 मिनट में क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है तो फिर क्या करेंगे, पैराग्राफ लिखेंगे, पैराग्राफ लिखना तो बहुत बेवकूफ़ी हो जाएगी, ठीक है। और मज़ा इसी में आता है कि अब आप चेक करते हैं एक बार, क्वेश्चन की डिमांड हमने पूरी की नहीं की, और क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले जब अभिवर्ती का क्वेश्चन है तो आपको ये कोशिश करनी है कि अभिवर्ती की इसमें परिभाषा देने की, अभिवर्ती से तात्पर्य क्या है, थोड़ी अंडरलाइन भी जरूरी है कि अभिवर्ती से तात्पर्य एक व्यक्ति की किसी घटना, कोई दूसरा व्यक्ति है, संस्थाएं हैं, और चीज़ों के प्रति उसकी एक राय। अभिवर्ती वैसे आपने पढ़ा है, टॉपिक आप देखना, मेरे नोट्स भी आप रेफर कर सकते हो, उसमें देखना, मेरे उसमें अच्छी तरीके से बताया है कि अभिवर्ती क्या है। तो सबसे पहले परिभाषा हम लिख लेते हैं, कोई भी परिभाषा जो आप समझते हो, ऐसा नहीं है कि कोई किताब में परिभाषा लिखी वो लिखना। कभी भी मेरी परिभाषाएं, इंट्रोडक्शन आप देखना, कभी भी कोई किताबी परिभाषा नहीं मिलेगी, जो मैं समझता हूँ चीज़ के बारे में वही लिखता हूँ। और अभिवृत्ति यहाँ पे क्या होती है, सकारात्मक और नकारात्मक हो सकती है, तो हमने ये बता दिया। फिर क्या करते हैं, इस पे क्वेश्चन की डिमांड क्या है, अभिवृत्ति का मानव विकास में निवेश कैसे है। मतलब इसको निवेश का मतलब सीधी सी बात ये है कि यार इसको थोड़ा पॉजिटिव वे में दिखाएं। अदरवाइज तो ये होता है कि अभिवृत्ति क्या होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होती है, उसको दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन की डिमांड ये पूछा है कि मानव के विकास, यार मानव का विकास तो आप जानते हो पॉजिटिव चीज होती है, उसमें निवेश कैसे है। तो फिर ये चीजें आती है कि जैसे अभिवृत्ति से क्या होता है, नैतिक मूल्यों का भी विकास होता है। कैसे होता है नैतिक मूल्यों का विकास, जैसे कोई व्यक्ति है, उसका व्यवहार कैसा है। सबसे पहले तो कोई व्यक्ति, जैसे आप में से कोई भी एक व्यक्ति है, ठीक है, आपकी एक सोच है, ठीक है, किसी धर्म, जाति या लिंग के प्रति आपकी एक सोच है, और वो सोच फिर व्यवहार में आती है, आपके करेक्टर में आती है। जब व्यवहार में आती है तो आपका व्यवहार समाज के सामने आता है, आम लोगों के सामने आता है। तो फिर क्या होता है, कभी कभी आप नेगेटिव होते हो तो आपको क्या होगा, आलोचना सहन करनी पड़ेगी। फिर धीरे धीरे आप चीज़ों को समझोगे, या हो सकता है आपकी वैल्यू सिस्टम, आपकी पढ़ाई ऐसी अच्छी हो कि आप इन चीज़ों को समझते हो। तो क्या होता है, फिर आपका व्यवहार कैसा होगा, नैतिकता पर आधारित होगा, जिसमें सत्य, ईमानदारी और साहस की भावना होगी। रूढ़िवाद को कम और नए मूल्यों का विकास, ये बात सत्य है कि जैसे जैसे मतलब आदमी की एक सोच सुधरती है और व्यवहार सुधरता है, यानी पॉजिटिव होता है, तो धीरे धीरे जो नेगेटिव चीज़ें हैं, रूढ़िवादी चीज़ें हैं, वो कम हो जाएगी, और नए मूल्यों को आराम से वो स्वीकार करेगा। इसके अलावा यदि कोई भी सिविल सेवक है या आप में से कोई व्यक्ति है, जब भी कोई निर्णय करते हो ना, आप तटस्थ होंगे, आप किसी भी चीज़ को लेकर आपके मन में बाइसनेस नहीं होगा, ठीक है। लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा, पर्यावरणीय नैतिकता, ये भी सब पॉइंट आएंगे। जैसे इसमें मैंने एग्जांपल यही बता दिया कि बाबा प्रकाश आमटे, या हो सकते हैं एग्जाम्पल इधर उधर हो जाए, लेकिन उस समय जो याद है ना, मतलब बात है, आप लिख दो बस। आप उस समय ये मत सोचना ये है नहीं, वो पर्यावरण नैतिकता में एग्जाम्पल बैठेगा नहीं बैठेगा, उस समय कौन देखता है, इतना देखता नहीं है एक्चुअल में। बस आप फ्लो के अंदर लिख सकते हो अपनी चीज़ों का ना, या तो चलो आपके सामने मेरे आंसर आप जज कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में जब लिखते हैं कौन जज करता है, केवल एग्जामिनर जज करता है, वो नंबर देता है, ठीक है। मानव स्वास्थ्य, आपने देखा होगा, आप में से कोई है ना बीड़ी सिगरेट पीता है, ठीक है, और जैसे ही आप सिगरेट के विज्ञापन पर नजर डालोगे तो उस पर आप जानते हो चेतावनी दी होती है। जैसे उसमें एक चित्र बना होता है जिससे आपको नुकसान हो सकता है, कैंसर हो सकता है, ठीक है। तो वो क्या, वो भी अभिवृत्ति है एक तरह से, है ना। तो उससे भी आपका एक तरह से आपकी अभिवृत्ति में सुधार आएगा। तो ये चीजें, इसी प्रकार राष्ट्रवादी मूल्य, ये सब चीजें आप लिख सकते हो। स्वच्छ भारत अभियान में देखा गया था ना, एटीट्यूड का कितना बड़ा रोल था कि लोगों की जो अभिवृत्ति है, मतलब ओपन डिफेक्शन में या गंदी चीज़ों में, तो मतलब किस प्रकार उनके व्यवहार को सुधारा गया था। तो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे डाल दिया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। गैर सांप्रदायिकता, मतलब ये बात भी सही है कि कभी कभी जो सांप्रदायिकता भटकती है या भड़कती है, तो उसके अंदर क्या होता है, मतलब वो ये नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा होती है, इसलिए इससे भी अच्छा विकास होता है। मतलब यदि हम एटीट्यूड को बदलते, यदि लोगों का जो नेगेटिव व्यवहार है उसको बदलते, तो कहीं ना कहीं मतलब उसमें अच्छी चीज़ आ जाएगी। तो एक समान दृष्टिकोण सभी धर्मों के प्रति, तो ये अच्छा है, ठीक है। सेकंड डिमांड क्वेश्चन की क्या थी कि लोक सेवक के लिए उपयुक्त अभिवृद्धि का विकास कैसे करें। तो इसमें दो दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक तो लोक सेवक खुद भी सोचता है, खुद का भी उसका एक आइडिया होता है, इसको हम आंतरिक भी बोल सकते हैं, बाह्य भी बोल सकते हैं, दोनों चीज़ें हैं। लेकिन मुझे ये सही लगा कि दो तरीके से लेकर चलता हूँ, व्यक्तिगत स्तर पर और एक संस्थागत स्तर पर, है ना। जैसे कोई लोक सेवक है, कार्य करता है, तो वो आत्म विश्लेषण भी करता है, अपने अपने खुद के जीवन का, अपने मूल्यों का, या वो कोई काम करता है, कोई डिसीजन लेता है, तो वो आत्म विश्लेषण जरूर करता है, ठीक है। उनके परिवार, समाज, शिक्षण संस्थाओं की क्या भूमिका रही है। जैसे आगे
आज का जो बच्चा है हो सकता है कल का बड़ा नागरिक बने, बनते हैं, सही बात है कि वो लोक सेवक बनेगा या हो सकता है अच्छी मतलब पॉलिटिशियन बने या कोई भी सेक्टर में काम करेगा। तो यदि आज ही परिवार, समाज और शिक्षण संस्थाओं में नैतिक मूल्य दिए जाएँ, तो कल का जो भावी प्रशासक है वो अपने आप नैतिक हो जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे आती है, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है? ये चीज़ें आप ऐसे समझो कि ये कैसे मित्र समूह है। अब यार जैसे आप लोगों का समूह ऐसा है कि उसमें नकारात्मकता ज़्यादा है, नेगेटिव लोग ज़्यादा करते हैं, नशे की ओर ज़्यादा जाते हैं, तो हो सकता है उसका आप पे भी प्रभाव पड़े। लेकिन आपका समूह ऐसा है जो बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेशन चीज़ों को ओर जाते हैं या उनमें जज़्बा है चीज़ों को लेकर आगे बढ़ने का, तो आपका भी व्यवहार देखना वैसा ही होगा। ये फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों का, ठीक है? इसी प्रकार देखना जैसे सिविल सेवक है, तो उनका मित्र समूह ऐसा होता है कि सब भ्रष्टाचारी है या नैतिक मूल्यों की ओर नहीं जाते हैं, गैर नैतिक मूल्यों की ओर जाते हैं। तो वो हो सकता है उस पर भी ऐसा प्रभाव आ जाए। ये ज़रूरी नहीं है उसमें प्रभाव हो, लेकिन संभावना रहती है कि ऐसा हो सकता है। इसके अलावा प्रचार, संचार, मीडिया, हम कई बार जैसे कोई मूवी देख रहे हैं, मूवी में ऐसी चीज़ें आती है कि हमारा व्यवहार चेंज कर दे कि यार मैं भी इस चीज़ में नेगेटिव था, आज मेरी आँखें खुल गई है ना, तो ऐसे इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। इसी प्रकार संस्था का जैसे आप जानते हो सिविल सेवकों की ट्रेनिंग मसूरी में होती है, ठीक है? या स्टेट पीसीएस की सब अलग-अलग होती है, तो यहाँ पर छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देना ज़रूरी था क्योंकि यार शॉर्ट में लिखना है। एग्ज़ामिनर समझ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? और क्योंकि 150 वर्ड और यहाँ पे लिमिट दिया है मुझे, 2 ही पेज दिए खाली, तो यही होता है फिर एग्ज़ामिनर क्यों दे रहा है ये? साफ-साफ यूपीएससी यही चेक कर रहा है कि आप कम टाइम में और कम स्पेस में, सीधा-सा मतलब है कि कम संसाधनों में, ठीक है? कम संसाधनों में आप कैसे एफिशिएंसी दिखाओगे? कैसे आप बोलते हैं ना कि कम संसाधन में भी आप किसी योजना को अच्छे से करके दिखाओगे। साफ-साफ हमारा एटीट्यूड चेक कर रहा है ये, ठीक है? यूपीएससी पूरा हर जगह हमारा एटीट्यूड चेक कर रहा है कि हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। हम यहाँ पे घबरा जाएँगे या मतलब चीज़ों को सँभाल लेंगे, सीधी-सी बात है। ये बात समझ गए ना, यूपीएससी निकालना बहुत आसान हो जाएगा। मतलब जिस तरह आपकी सोच, आपका एटीट्यूड यूपीएससी के सिलेबस को, यूपीएससी की जो एक प्रक्रिया है उसको समझ जाएगा तो आपकी जर्नी भी आसान हो जाएगी। मैं ऐसा मानता हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मेरा बार-बार इंटरव्यू कॉल क्यों होता है? एक चीज़ तो पॉजिटिव है मेरे में, क्यों होता है बार-बार? तो जब ये चीज़ें एनालिसिस करता हूँ तो मेरा अनुभव सामने आता है कि यार मैं जो लिख रहा हूँ, पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा लिख रहा हूँ या मतलब मुझे कैसे-कैसे क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट लेना है। आप में से बहुत सारे साथी ऐसे कमेंट करते हैं कि सर हम 20 अटेम्प्ट नहीं ले पाए, 15 अटेम्प्ट लेते हैं क्वेश्चन, तो क्या हमारा हो जाएगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे मतलब ये रेस ही ऐसी है, ये कॉम्पिटिशन ऐसा है जहाँ पे आपको 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने पड़ेंगे, ठीक है? हो सकता है एक आध गलती से मतलब छूट जाए, वो आपके पास टाइम ही नहीं रहा, आपने बहुत मेहनत की, तब अलग बात होती है। लेकिन क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते, क्वेश्चन छोड़ोगे तो इस रेस से भी बाहर हो जाओगे, ठीक है? आगे मैंने दिखाया कि संवैधानिक मूल्य, एक सिविल सेवक हमेशा काम कैसे करता है, संवैधानिक मूल्य उसके माइंड में होते हैं। उनके सिविल सेवा के जो नियम होते हैं उनके माइंड में होते हैं। भ्रष्टाचार के बहुत सारे कानून होते हैं जो सिविल सेवक को रोकते हैं। मतलब ये बाध्यकारी चीज़ें हैं जो एक सिविल सेवक को की अभिवृत्ति को सकारात्मक रूप में बदलने का कार्य करती है। इसी तरह आरटीए, लोकपाल, सेवायोजन मॉडल, मिशन कर्मयोगी, यहाँ इनको डिफाइन करने बैठ गए ना, तो आपका मतलब गया काम से, आपके पास टाइम नहीं होगा। डिफाइन मत करो, एग्ज़ामिनर समझ जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं हम, ठीक है? बार-बार मैं ये चीज़ बोलता हूँ। लास्ट में क्या करोगे, अच्छा-सा निष्कर्ष लिख देना, तो ठीक है। मेरी नज़र में ये ऐसा आंसर है जिसमें मैं 5 से नंबर दूँगा 10 में से। 5 नंबर तो मैं लेके छोड़ूँगा इसमें, इसमें कोई समस्या नहीं है। हो सकता है एग्ज़ामिनर को ज़्यादा पसंद आ जाए, 6 नंबर भी दे दे, ठीक है? आपकी नज़र ज़रूरी है, आप बताना कैसा लिखा गया है। क्वेश्चन की डिमांड सही है कि नहीं? हो सकता है कई बार मैं भटक जाऊँ क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक विद्यार्थी हूँ। ये तो नहीं मैं परफेक्ट हूँ, मैं कभी नहीं कहता कि परफेक्ट होता तो यूपीएससी में मेरे भी हाईएस्ट नंबर होते आज तक, मैं टॉपर कब का बन चुका होता। परफेक्ट नहीं हम, एक सामान्य स्टूडेंट है और यही हमारी जर्नी है, ऐसे ही हम चलते हैं। मेरा उद्देश्य है कि आप सीखो। जिस दिन आप लिखना बैठ गए ना, उस दिन आप मेरी जीत हो जाएगी। जिस दिन आपको पेन लेके मेरी कॉपी पर लिखने के लिए वादे कर दिया ना, उस दिन मेरी असली जीत होगी ना। तो मेरा यही उद्देश्य है कि मैं मोटिवेट कर पाऊँ आप लोगों को। मिलते हैं एक और वीडियो में, आपकी ज़िम्मेदारी है, लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करके बताओ कि आज का आंसर कैसा था और आपने लिखा कि नहीं लिखा। थैंक यू।